हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जबकि आपने किसी व्यक्ति को जो कि किसी की भक्ति में लीन है, वो किसी व्यक्ति की भक्ति में लीन हो सकता है या फिर हो सकता है वो किसी धर्म की भक्ति करता हो, किसी धर्म में उसकी गहरी आस्था हो, और आपने उसको समझाने का प्रयास किया हो कि जिस व्यक्ति की वो भक्ति कर रहा है, चाहे वो कोई आध्यात्मिक गुरु हो या कोई पीर फकीर है, कोई तांत्रिक हो, या फिर जिस धर्म की वो भक्ति कर रहा है, जिस धर्म में उसकी गहरी आस्था है, उसके जो आइडियाज़ हैं वो मॉडर्न जो हमारी मॉडर्न नॉलेज है, जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है, उसके साथ वो मेल नहीं खाती। और आपने उसको समझाने का प्रयास किया होगा कि देखिए, जिस व्यक्ति की आप भक्ति कर रहे हैं वो एक्चुअल में सच्चा व्यक्ति नहीं है। उसके बहुत सारे काले कारनामों को आपने सामने रखने का प्रयास किया होगा। आपने उस धर्म के बारे में जो उसके जो आइडियाज़ हैं उनकी जो है खामियां गिनाई होंगी, और आपने पूरी ताकत लगाकर जो भी आप बेस्ट से बेस्ट प्रूफ रख सकते हैं वो आपने सामने रखने का प्रयास किया होगा। लेकिन बावजूद उसके जिस व्यक्ति को आप समझाना चाह रहे हैं वो व्यक्ति फिर भी नहीं समझा होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो आज फैक्ट्स हैं वो इतने सॉलिड हैं, इतने सॉलिड प्रूफ सामने रखने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति किसी की भक्ति में गहरे लीन है तो उसकी आस्था को डिगाना इतना मुश्किल क्यों होता है? आखिर क्यों उसको समझाना इतना मुश्किल होता है? आखिर क्यों वो नहीं समझ पाता, बावजूद कि आप उसके सामने प्रमाणों के ढेर लगा दें? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में तमाम ऐसे प्रसिद्ध जो आध्यात्मिक गुरु थे, बाबा थे, उनके ऊपर संगीन क्रिमिनल केसेस लगे, उनको कोर्ट ने दोषी पाया और उसके बाद उनको सजा सुनाई गई। लेकिन बावजूद इसके जो उनके भक्त थे, उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। इसी तरह आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि किसी न किसी धर्म के धार्मिक क्रियाकलापों में लीन रहते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी और पैसा वो वेस्ट करते हैं, और यहाँ तक कि आप जानते हैं कि वो ये सब बर्बाद तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ उनका शोषण भी हो रहा है और इसके साथ साथ उनको पॉलिटिकली भी यूज़ किया जा रहा है। बट बावजूद इसके जब आप उनको समझाना चाहते हैं, उनसे आप तर्क करते हैं, आप उनके सामने एविडेंस देते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो समझने को राजी नहीं होते। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डिस्कस करते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, लंबे लंबे डिस्कशन चलते हैं। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कई बार जो व्यक्ति किसी की भक्ति में लीन है उसको समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है? आप लगातार उसके सामने एविडेंस रखते हैं, नए नए फैक्ट्स उसके सामने रखते हैं, इतने सॉलिड फैक्ट्स जिनको कि नकारा ही नहीं जा सकता, लेकिन और आप सोचते हैं कि शायद ये फैक्ट्स पढ़ने के बाद, ये फैक्ट्स देखने के बाद वो भक्ति से बाहर आ जाएगा, लेकिन बावजूद इसके वो व्यक्ति कन्विंस नहीं होता और आपकी जो डिबेट है उसका एक दुखद अंत होता है। आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर इतने सॉलिड फैक्ट्स को कोई कैसे नकार सकता है, लेकिन आप बेबस से देखते रह जाते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति टस से मस नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे फ्लैट अर्थर्स के ग्रुप हैं, इवन ये सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। अगर आप फ्लैट अर्थर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि दुनिया जो अर्थ है वो स्फेरिकल नहीं है बल्कि फ्लैट है। आप इनकी सोच पर हंस सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि आप इनको कन्वेंस कर सकते हैं तो आप जाकर इनके जो सोशल मीडिया ग्रुप हैं वहाँ पर जाइए और इनको कन्वेंस करने की कोशिश कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इनको कन्वेंस करना कितना मुश्किल है। यानी हमारे पास इतने सारे फैक्ट हैं, हम जानते हैं दुनिया स्फेरिकल है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इनकी आस्था को हिला नहीं पाएंगे। एक पुरानी कहावत है, भक्ति में है शक्ति, और ये जो कहावत है कई बार काफ़ी सही लगती है, क्योंकि जो हम देखते हैं जो भक्ति में लीन व्यक्ति है उसकी आस्था को डिगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, आखिर क्या रीज़न है, कारण क्या है इसका, कोई साइंटिफिक रीज़न है क्या इसके पीछे। तो इन्हीं सब चीज़ों की आज हम पड़ताल करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जब एक बिलीवर की आस्था को बहुत बड़ा चैलेंज मिलता है तो उसका दिमाग किस तरह से उससे निपटता है, किस तरह से सोचता है, क्या रास्ते अपनाता है, इस पर एक बहुत ही कमाल की स्टडी अवेलेबल है जिसको अंजाम दिया है 3 साइंटिस्ट के ग्रुप ने, और जिनके नाम है लियोन फास्टिंगर, हेनरी रिकेन एंड स्टैनली शैटर। ये पूरी स्टडी एक बुक के फॉर्म में अवेलेबल है जिसको कि आप अमेजोन से मंगाकर पढ़ भी सकते हैं, और ये बड़ी ही कमाल की स्टडी है। ये स्टडी शिकागो में स्थित एक कल्ट के बारे में है जिसके लीडर का ऐसा दावा था कि उसके पास एलियन से मैसेजेस आते हैं, वो एलियन से मैसेज रिसीव कर सकता था, और वो एक ऑटोमेटिक राइटिंग का दावा करता था। ऑटोमेटिक राइटिंग एक तरह की साइकिक एबिलिटी है जिसके बारे में कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो अनकॉन्शियसली कुछ लिख सकते हैं, यानी जो कुछ भी वो लिखते हैं उसके बारे में खुद उनको भी नहीं पता होता। इस कल्ट की लीडर डोर्सी मार्टिन का ऐसा दावा था कि उसका संपर्क क्लेरियन नाम के एक प्लैनेट के कुछ एलियंस के साथ है,
और वो एलियन उसको ऑटोमेटिक राइटिंग के रूप में कुछ ना कुछ मैसेजेस भेजते रहते हैं। और उन मैसेजेस में उन एलियन ने डॉर्थी को बताया था कि धरती पर एक ग्लोबल फ्लड आने वाली है जिसमें कि यूएसए का ज़्यादातर पार्ट डूब जाएगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन कुछ चंद लोग जो कि उसके कल्ट से जुड़े हुए हैं उनको बचाने के लिए एलियंस का एक ग्रुप आएगा और जो कि उनको बचाकर यूएफओ से दूसरे प्लेनेट पर ले जाएगा। जब रिसर्चर्स के ग्रुप ने एक न्यूज़पेपर में इस कल्ट के बारे में पढ़ा तो उन्होंने इस कल्ट के ऊपर रिसर्च करने का एक प्रोग्राम बनाया। उन्होंने कई और मेंबर्स को जोड़कर एक रिसर्च ग्रुप तैयार किया और वो रिसर्च ग्रुप बाद में जाकर उस कल्ट में शामिल हो गया। कल्ट के मेंबर्स को इसकी भनक भी नहीं थी कि उनके बीच में एक रिसर्चर्स का ग्रुप मौजूद है। जल्द ही रिसर्चर्स का जो ग्रुप था वो कल्ट के मेंबर्स के साथ घुल मिल गया और उनकी साइकोलॉजिकल स्टडी करने लगा। इस कल्ट के मेंबर्स को ग्रुप लीडर की बातों पर इतना भरोसा था कि उन्होंने प्रलय के दिन की तैयारी बहुत ही गंभीरता से करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने जो उनका एक्स्ट्रा मनी था या प्रॉपर्टीज थी उनको बेच दिया और उस पैसे को दान कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स को छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कपड़ों में से मेटल पार्ट्स को निकालकर फेंक दिया, जिसके बारे में ऐसा मानना था कि वो मेटल पार्ट्स यूएफओ के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में खराबी पैदा कर सकते थे। और उधर रिसर्चर्स का ग्रुप उस दिन का इंतजार कर रहा था जिसके बारे में ऐसा दावा था कि उस दिन प्रलय आनी है। वो देखना चाहते थे कि यदि प्रलय के दिन प्रलय नहीं आई तो इस कल्ट के जो मेंबर्स हैं जिनकी इस कल्ट में गहरी आस्था है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उनकी आस्था टूटेगी, और यदि नहीं तो फिर वो इस क्षण से कैसे निपटेंगे। और आखिर वो प्रलय का दिन आया और जैसा कि आप जानते हैं उस दिन कोई भी प्रलय नहीं आई। रिसर्चर्स का ग्रुप जो है उन बिलीवर्स को बारीकी से नोटिस कर रहा था, आखिर वो इससे कैसे निपटेंगे। उन्होंने पाया कि जो कल्ट के मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान थे, वो इसका एक्सप्लेनेशन चाहते थे, आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। उनका मन ये मानने को राजी नहीं था आखिर ये प्रोफेसी कैसे फेल हो गई। और तभी कल्ट की लीडर ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि कल्ट के मेंबर्स की प्रार्थना से ईश्वर बहुत खुश है और उन्होंने प्रलय के दिन को टाल दिया है। और ये सुनते ही कल्ट के मेंबर्स जो कि कई दिनों से हैरान परेशान थे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। इससे पहले जहां वो प्रेस के सवालों का जवाब देने से बच रहे थे अब वो खुलकर सामने आने लगे। रिसर्चर्स के ग्रुप ने पाया कि इस घटना के बाद वो लोग जो कि इस कल्ट से बहुत गहरे से जुड़े हुए थे उनकी आस्था कम नहीं हुई बल्कि उनकी आस्था और ज्यादा बढ़ गई। रिसर्चर्स के ग्रुप ने पाया कि जब भी बिलीवर्स के बिलीव को कोई स्ट्रॉन्ग चैलेंज मिलता है तो फिर वो उससे निपटने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करते हैं ताकि उस चैलेंज से मिले हुए डिस्कम्फर्ट को कम किया जा सके। इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, यानी जो चैलेंज मिला है उससे निपटने के लिए नए तरह से तर्क तैयार किए जाते हैं ताकि उस डिस्कम्फर्ट को कम किया जा सके। यही सेम चीज आप दुनिया के तमाम धर्मों के साथ देख सकते हैं। उनको भी समय समय पर तमाम नई जानकारी के साथ नए नए चैलेंजेस मिले हैं और हर बार उनके बिलीवर्स ने उन चैलेंजेस से निपटने के लिए नए तरह के तर्क तैयार कर लिए हैं। और यहाँ भी सबसे पहले जब कोई नई जानकारी किसी रिलीजियस बिलीफ को चैलेंज करती है तो सबसे पहले उसको नकारने का प्रयास किया जाता है, और जब उसको नकारना मुश्किल हो जाता है तो फिर वो तरीके खोजे जाते हैं ताकि उससे किसी तरह निपटा जा सके। और उसके बाद रिलीजियस टेक्स्ट को तोड़ मरोड़ कर उसके नए नए अर्थ करके कुछ इस तरह के मतलब निकाले जाते हैं ताकि उससे ये साबित किया जा सके कि भाई ये जानकारी तो हमारे रिलीजियस बुक्स में पहले से ही मौजूद है और ये हमारे धर्म के लिए कोई चैलेंज नहीं है। हर धर्म की शुरुआत एक कल्ट के तौर पर होती है और जैसे जैसे उसके मेंबर्स बढ़ने लगते हैं वो धीरे धीरे एक धर्म का रूप ले लेता है। और जब वो एक धर्म का रूप ले लेता है और जब बहुत सारे मेंबर्स एक साथ होते हैं तो फिर उनका बिलीफ जो है और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि इस रिसर्च में ये भी पाया गया कि उन ग्रुप मेंबर्स के आपसी जो संबंध होते हैं वो भी उस बिलीफ को मेंटेन रखने में उसकी मदद करते हैं। क्योंकि जो बिलीवर होता है वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, जब वो देखता है कि भाई ये व्यक्ति भी इसमें बिलीव कर रहा है, ये भी बिलीव कर रहा है, तो उसका बिलीफ भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। बिलीवर्स का ग्रुप जितना बड़ा हो जाता है उतना ही ज़्यादा वो नए तरह के चैलेंजेस से निपटने में सक्षम हो जाता है और नए चैलेंजेस उन बिलीवर्स की आस्था को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। क्योंकि बिलीवर्स ऐसा सोचते हैं कि जब इतने सारे लोग किसी चीज़ में विश्वास कर रहे हैं तो वो सच ही होगी। जैसे जैसे बिलीवर्स का ग्रुप और भी बड़ा होता है वहाँ पर ऐसे लोगों की जमात काम करने लगती है जो कि दिन रात इसी पर काम करती है कि नए चैलेंजेस से किस तरह से निपटा जाए। वहाँ पर दिन रात बहुत सारी संस्थाएं सिर्फ इसीलिए काम करती हैं ताकि इन नए नए चैलेंजेस से निपटा जा सके। वो इसके लिए नए सिरे से तर्कों को तैयार करती हैं और उसको प्रचार प्रसार के माध्यम से बिलीवर्स तक पहुँचाया जाता है ताकि उनकी आस्था को चोट ना पहुँचे और उनकी आस्था को खंडित होने से बचाया जा सके और उनको ये विश्वास दिलाया जा सके कि वो सही राह पर हैं। और ऐसा करना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि जो बिलीवर होता है वो असल में बिलीव करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका बिलीव बना रहे, उसका जो बिलीव है वो कभी झूठा साबित ना हो और इसके लिए वो हर संभव प्रयत्न करता है। जैसे एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से बिलीवर को भी अपने बिलीफ को बचाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सहारा चाहिए होता है जहां पर वो अपने बिलीफ को सुरक्षित रख सके।
और जो कि उसको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यदि आप बिलीवर्स के सामने साइंटिफिक फैक्ट्स भी रखते हैं तो भी वो उन साइंटिफिक फैक्ट्स में से उन चुनिंदा बातों को छांट लेते हैं जो कि उनके बिलीफ को किसी तरह से सपोर्ट करती हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब आप किसी बिलीवर के बिलीफ को किसी साइंटिफिक फैक्ट से चैलेंज करते हैं तो वहां से अक्सर सुनने को मिलता है, क्या साइंस ने पूरे ब्रह्मांड की सारी चीजों को खोज लिया है? यानी यहां पर यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि विज्ञान ने अभी सब कुछ नहीं खोज लिया है। कल को हो सकता है कि विज्ञान अपनी ही खोज को कॉन्ट्रडिक्ट कर दे या फिर वो कुछ ऐसा खोज ले कि जिससे कि हमारे बिलीफ को सपोर्ट मिल जाए। आप यहां पर एक बिलीवर की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए, उसका बिलीफ कितना गहरा है। यानी वो जो प्रेजेंट में जो फैक्ट आप साइंटिफिक फैक्ट उसके सामने रख रहे हैं, उसके बावजूद भी उसका बिलीफ शेक नहीं हो रहा। उसको उम्मीद है, उसको अपने बिलीफ पर इतना विश्वास है, इतना अटल विश्वास है, उसे लगता है कि कल को साइंटिफिक फैक्ट गलत साबित हो जाएगा लेकिन उसका बिलीफ गलत साबित नहीं हो सकता। और ये सब तब है जबकि उसके पास उसके बिलीफ के पक्ष में एक भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और ये बात सिर्फ रिलीजियस बिलीवर्स पर ही लागू नहीं होती बल्कि उन लोगों पर भी लागू होती है जो कि किसी व्यक्तित्व के बहुत ही ज्यादा फैन होते हैं या फिर किसी व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस स्तर तक प्रभावित होते हैं कि वो उसकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। और उस व्यक्तित्व में कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई बाबा हो सकता है, कोई तांत्रिक हो सकता है या फिर कोई रिलीजियस लीडर हो सकता है। मनुष्य जिसको सभी जीवधारियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, उसका यह व्यवहार अचंभित करता है। आखिर क्यों उसके भीतर अपने बिलीफ के लिए इतनी दीवानगी होती है जिसके लिए वो सच को भी नकार देना चाहता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जवाब एवोल्यूशन में छुपा हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं जो मानव पूर्वज हैं उनके बचे रहने की एक वजह यही थी कि वो आपस में ग्रुप्स बनाते थे और वो उनके जो ग्रुप्स जो थे उनमें आपस में बहुत अच्छा तालमेल होता था। और जहां भी ग्रुप होता है वहां कोई ना कोई ग्रुप लीडर जरूर होता है जिसकी बात को मानना जरूरी होता है। हमारे पूर्वज जिस समय जंगलों में खाना बदोश कबीलों की तरह भटकते थे उस समय ग्रुप लीडर्स की बात का बहुत महत्व था और उसकी बात को मानने और ना मानने के ऊपर आपकी जिंदगी और मौत निर्भर करती थी। प्राचीन मानव समूहों का जीवन सामूहिक ज्ञान पर निर्भर करता था और जो सामूहिक ज्ञान था ये परंपरागत रूप से ट्रांसफर होता था और इस ज्ञान को बिना किसी संदेह ग्रहण करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। क्योंकि जब आप जंगल में जंगली जानवरों के बीच में अपने भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हो तब आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप इस परंपरागत ज्ञान का परीक्षण करें और उसके बाद उसको ग्रहण करें। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको ग्रहण करें और इसको अमल में लाएं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग जो कि अच्छे बिलीवर थे वो बचे रहने में कामयाब रहे होंगे और जिसकी वजह से आगे आने वाली पीढ़ियां भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बिलीवर्स को पैदा कर सकें। और धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन इन बिलीवर्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि मानव समूह उन चीज़ों में भी विश्वास करने लगा जिनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व ही नहीं था। युवल नोआ हरारी अपनी बुक सेपियंस में लिखते हैं कि मानव समूह वास्तव में कथाजीवी हैं। हम ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे किस्से कहानियों में अटूट विश्वास कर लेते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है और जिसका कारण यही है कि इन बिलीफ्स ने हमें बचे रहने में मदद की है। और इवन आज भी आप देख सकते हैं कि बिलीवर्स का ग्रुप आपस में कितने गहरे से कनेक्ट होता है। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि किसी रिलीजियस ग्रुप से जुड़े हुए लोगों के साथ यदि दुनिया के किसी भी कोने में मिसबिहेव होता है तो उस फेथ से जुड़े हुए लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, बावजूद इसके कि उन लोगों के साथ उसका कोई सीधा संबंध नहीं है, उसने कभी उनको देखा नहीं है, वो उनको जानता नहीं है, लेकिन बावजूद वो उसके लिए एक जुड़ाव महसूस करता है। और इस जुड़ाव का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि वो पूरा समूह एक तरह के किस्से कहानियों में आस्था रखता है। हरारी अपनी बुक में लिखते हैं कि ह्यूमंस को सभी प्राइमेट्स में सबसे ज्यादा समझदार माना जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बंदर को मौत के बाद अनंत केलों का लालच देकर कोई भी काम नहीं करवा सकते। एक बिलीवर की स्थिति उस व्यक्ति के जैसी है जो कि एक कैद में है और उस जेल की चाबी उसी के पास है। आप कितना भी प्रयास कर लें, जब तक वे व्यक्ति खुद ना चाहे आप उसको बाहर नहीं ला सकते। तो दोस्तों, ये थी बिलीवर्स की साइकोलॉजी। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखकर, इसमें कई बातों को सुनकर कोई भी व्यक्ति किसी बिलीवर को इन्फीरियर ना समझे या फिर उससे नफरत ना करने लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिलीवर थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र बिलीवर्स की साइकोलॉजी को समझाना था। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई जो है वो आइडियोलॉजी से है, ना कि किसी इंसान से या इंसानों के किसी समूह से। हमारी लड़ाई फेक न्यूज और सूडो साइंस से है, ना कि लोगों से। लोग तो वास्तव में उसका शिकार है। हमें लोगों को बचाना है, ना कि उनसे लड़ना है। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।